नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आपके सामने एक तस्वीर दिख रही होगी, एक महिला की तस्वीर है और इसमें आपको एक बच्चा दिख रहा होगा जिसके कान पर कुछ घाव जैसे निशान बने हुए हैं। इस वीडियो को लेकर बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं। हम आपको पूरी कहानी बताएं उससे पहले एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं। अचानक दिल्ली और गुरुग्राम में आपने देखा होगा, अगर आप रहते हैं किसी बड़ी सोसाइटी में या कोई बड़े अपार्टमेंट में, तो आपने देखा होगा कि अचानक वहाँ काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो घर में आने वाली मेड है, वो सब गायब हो गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। कई लोगों को आपने कॉल मिलाया होगा, शायद उनके कॉल भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार ने ठान लिया है कि जितने घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर या अलग अलग जगहों से आकर हरियाणा के अलग अलग कोने में बस गए, खास तौर पर गुरुग्राम में बस गए या दिल्ली एनसीआर में बस गए, उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। और नायब सिंह सैनी सरकार के इस अभियान का बड़ा असर दिख रहा है। आपने देखा होगा गुरुग्राम में पूरी की पूरी बस्ती खाली हो जा रही है रातों रात। अचानक बसों में भर भर कर लोग चले जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर कुछ लोग राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। नायब सिंह सैनी सरकार ने जब ये अभियान चलाया तो अभियान चलाते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखा कि एक भी ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसकी असली नागरिकता है, उसे हम बांग्लादेशी या घुसपैठिया नहीं मानेंगे। पुलिस को खास निर्देश दिया गया था कि आप डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करेंगे तब कई बार वेरीफाई करेंगे, ताकि कोई भी एक भी ऐसा आदमी या कोई भी, हम उस आदमी पर कार्रवाई ना कर बैठे जो भारत का है। पुलिस ने ऐसा किया भी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो आए बांग्लादेश से घुसपैठिया बनकर, शरणार्थी बनकर, और उन्होंने भारत में आते ही कुछ पैसों में, चंद पैसों में भारतीय दस्तावेज, और वो भी नागरिकता के दस्तावेज तैयार कर लिया और वो रहने लगे। कई लोगों ने तो बस्ती बना ली थी बाकायदा गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में, जिनके खिलाफ अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में ये अभियान चला। तो हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उससे जुड़ी हुई तस्वीर है। इस तस्वीर की कहानी क्या है? इस तस्वीर की कहानी ये है कि जिस महिला को आप देख रहे हैं, अब देखिए इसमें कैसे राजनीति होती है और राजनीति कैसे अपना वोट बैंक तलाशती है, वो समझिएगा। इस महिला ने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर इसने आरोप लगाया कि पुलिस जब इनके खिलाफ इनके घर पर पहुंची तो सबसे पहले दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेज इन्होंने दिखाया जो भारतीय था, जो ये बता रहा था कि ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है ये महिला, ऐसा इसका दावा था। इसने बताया कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की और हमें घुसपैठिया कहा और हमारे बच्चे को मारा गया, इस इतने छोटे बच्चे को मारा गया। ये आरोप लगाया इसने पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर। बहुत गंभीर आरोप थे। सोचिए, मानवता के नाते अगर दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया होता तो कितनी गंभीर बात होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी तो आपको पता ही है कि ये एडवांस पुलिस है। झूठ बोलेंगे तो पकड़ लेगी। कानून के हाथ वैसे भी लंबे होते हैं, ये आपने सुना होगा, लेकिन अब सचमुच दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। और ये झूठ चला कहाँ से? ये झूठ चला ममता बनर्जी के जरिए। अब ममता बनर्जी का आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने खुद इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखती हैं टेरिबल। वो क्या लिखती हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक मासूम से बच्चे को बहुत क्रूरता से पीटा है। ये ममता बनर्जी लिख रही हैं। और वो क्या लिखती हैं कि ये माइग्रेंट है। कहाँ का? मालदा का। मालदा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में ही आता है। मालदा चंचल के ये लोग रहने वाले हैं। यहाँ से माइग्रेट करके ये लोग दिल्ली गए थे और वहाँ पर एक बच्चे को पीटा गया। और इसके बाद देखिए, जब आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे तो बीजेपी पर वो आरोप लगाना शुरू कर देती हैं कि बीजेपी के शासनकाल में देखिए कैसे आतंकवाद, मतलब आतंक बढ़ रहा है। बीजेपी इस देश में बंगालियों के खिलाफ आतंक बढ़ा रही, बंगालियों के खिलाफ। देखिए भाषा के नाम पर कैसे बांट दिया गया यहाँ पर। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन फैक्ट चेक कर दिया इसका, और फैक्ट चेक करने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या पाया वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जब जांच की इस महिला की तो पता ये चला कि ये महिला रहने वाली कहीं और की थी और ये कहीं और पहुंची
इसने अपनी वेशभूषा ऐसी बनाई जिससे पीड़ित लगे, कपड़े इसने बदले, बच्चे को उठाया और वीडियो बनाया जिसमें अपने आप को इसने विक्टिम बताया, पीड़ित बताया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि पुलिस ने हमें पीटा है। वीडियो सर्कुलेट हुआ, वायरल हो गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बंगालियों पर अत्याचार बंद करो। अब इसमें बंगाली अस्मिता वाला भाव आ गया तो जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा आया तो वीडियो और तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो लगे हाथ ये वीडियो पहुंच गया कहाँ, ममता बनर्जी के पास, और उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने फैक्ट चेक में ममता बनर्जी के इस फेक न्यूज़ को एक्सपोज करके रख दिया। दिल्ली पुलिस क्या कहती है इसमें, हम आपको वो सुनवाते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर ये पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया, उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। इस वीडियो बना के ये जो वीडियो है ये उन्होंने अपने अंकल को वहां पर भेज दिया और वहां पर इन्होंने लोकल मीडिया में इसको सर्कुलेट करके इसको वायरल कर दिया। पूरी तफ्तीश और पूरी इंक्वायरी के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो पूरा वीडियो है ये बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उसको खराब किया जा सके। इसमें अभी भी हमारी इंक्वायरी जो है निष्कर्ष के तरफ जा रही है। अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है क्योंकि कुछ महीने बाद ही फरवरी या मार्च में अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदी राज्यों में देखिए बंगालियों को मारकर भगाया जा रहा है। आपको पता है ये वीडियो बनाने के बाद इस महिला के अकाउंट में कितने पैसे आए? 25,000 रुपये। पुलिस की जांच में ही ये सारी बातें पता चली कि इस महिला को 25,000 रुपये भेजे गए। इस महिला को वीडियो बनाने का आइडिया देने वाला भी टीएमसी का एक कार्यकर्ता था, टीएमसी का एक नेता था जो मालदा डिस्ट्रिक्ट से आता है। दिल्ली पुलिस ने उसकी भी पहचान कर ली। इस महिला का नाम सजनूर है, इसकी भी पहचान हो गई, इसके पति की भी पहचान हो गई है। तो ऐसे लोग जानबूझकर दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन सब को बदनाम कर रहे हो और जानबूझकर इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो कौन है आप तो समझ ही गए होंगे, कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनके कुछ सीनियर लीडर जानबूझकर अपना नैरेटिव चला रहे ताकि इस एजेंडे को वो चुनाव में भुना सके। अब आपको दिखाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले आपको एक जानकारी दी थी कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर, दिल्ली में भी चला घुसपैठियों को खदेड़ने का अभियान और हरियाणा में भी चला, लेकिन उसके कुछ नियम बनाए गए और उसका क्या असर पड़ा वो भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। गुरुग्राम में अचानक बड़ी बड़ी सोसाइटी में सफाई कर्मचारी और नौकरों की किल्लत हो गई। गुरुग्राम पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया।
मतलब पहचान शुरू की कि अगर ठीक है आप बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं हैं, भारत के हैं, तो भारतीय दस्तावेज दिखाइए। पुलिस उन झुग्गियों में जा रही है जहां सैनिटेशन मेड, हाउस हेल्प, इससे जुड़े ज़्यादातर लोग रहते हैं। ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि या तो पश्चिम बंगाल से आए हैं या फिर असम से आए हैं। ध्यान रखिएगा इन दो राज्यों के नाम, या तो ये दावा करते हैं कि ये पश्चिम बंगाल से आए या असम से। पुलिस उनके दस्तावेजों की जांच करी और वेरिफिकेशन पूरा होने तक इन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। हर किसी को नहीं रखा जा रहा, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई डाउट है, अगर वो सवाल पूछने पर नहीं बता पाते हैं, पुलिस के जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा है। गुरुग्राम में ऐसे 4 होल्डिंग सेंटर बनाए गए जहां घुसपैठिया होने के शक में लोगों को रखा जा रहा है। और ये पुलिस इसलिए कर रही है कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज है तो वो बता नहीं पा रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। सोचिए, पता चल रहा है कि पिता का नाम कुछ और लिख दिया, पूछने पर कुछ और नाम बताते हैं। घर का एड्रेस कुछ और लिखा है, पूछने पर कोई और एड्रेस बता रहे हैं। गुरुग्राम में बंगाल और असम से आए जिन लोगों का डॉक्यूमेंट में शक पाया गया या शक हुआ, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जा रहा। इस वेरिफिकेशन के चलते गुरुग्राम में बड़ी बड़ी सोसाइटी से कूड़ा उठाने का काम पटरी से उतर गया है, वहां हो नहीं पा रहा है ऐसा काम। याद रखिएगा, सरकार ने जब ये व्यवस्था लागू की हर स्टेट में, तो ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी ऐसा ना हो जिसको परेशान होना पड़े, जो भारतीय हो। घरों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर लगे ड्राइवर, मजदूर ये सारा काम छोड़कर अचानक अपने अपने इलाके में चले गए हैं। कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल लौट रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि असम लौट रहे हैं, और ज़्यादातर लोग तो बसों में भर भर कर जा रहे हैं। सोसाइटी में काम करने में या घरों में खाना बनाने वाली मेड, कार धुलने वाले, माली, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब के रूप में ये लोग काम करते थे। अचानक सब वहाँ से फरार हो गए हैं। आप गायब नहीं कह सकते, फरार कहिए। ये लोग फरार हो गए हैं क्योंकि इनके पास दस्तावेज ही नहीं था। एक बात बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में जन्मा है, जो पश्चिम बंगाल में मतलब बचपन से लेकर 15-20 साल भी रह गया, क्या उसके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा नागरिकता का? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये कुछ भी नहीं होगा? क्या वो अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाएगा? क्या उसको नहीं पता होगा कि उसके पिता का नाम कौन है? ये लोग ये तक नहीं बता पा रहे। और इन लोगों का नाम लेकर एक एजेंडा चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, हिंदी स्टेट्स में, मतलब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बंगालियों को मारकर भगाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपके मन में, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपके मन में हिंदी बोलने वालों के प्रति नफरत भरा जा सकता है, और इसके बाद आप, जाहिर सी बात है, उनके खिलाफ हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? चुनाव में उठाया जाएगा। हमने ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए बनाया। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी पर ब्लेम करें। हमने साफ तौर पर हर पक्ष को रखा है। अगर कहीं पर किसी भी बंगाली के साथ ज़्यादती हो रही है तो हम उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई, आप भारत के नागरिक हैं, आप बंगाली हैं, तो हम आपकी भी आवाज़ उठाएंगे। आप भी हमसे संपर्क करिए, हम आपकी भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इस तरह एक फेक नैरेटिव चलाकर किसी सरकार को बदनाम करना, किसी पुलिस को बदनाम करना, और ख़ास तौर पर वो पुलिस जो भारत की सबसे एडवांस पुलिस मानी जाती है, ये ठीक नहीं है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।